नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तराखंड से, जहां पर आज बड़ी खबर ये कि द्वितीय केदार महादेश्वर मंदिर के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे। सुबह 5 बजे से शुरू हुई कपाट बंद करने की प्रक्रिया, मुख्य पुजारी शिवलिंग ने बंद किए हैं कपाट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 5 बजे से प्रक्रिया जारी थी, अब कपाट पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। शिवलिंग बंद कर चुके हैं कपाट, मुख्य पुजारी ने शिवलिंग के कपाट बंद कर दिए। ग्रामीण और पुजारियों में मौजूदगी रही, जहां पर सभी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया। 21 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल पर होंगे विराजमान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे भगवान मद्दमेश्वर। धार्मिक अनुशासन और सुरक्षा के साथ शीतकालीन बंद प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 25 नवंबर को अभी फिलहाल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं मद्दमेश्वर धाम के कपाट बंद हो गए हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। 21 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजमान होंगे मद्दमेश्वर। ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे भगवान मद्दमेश्वर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, धार्मिक अनुशासन और सुरक्षा के साथ शीतकालीन बंद की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा रहा और भक्तिमय माहौल हो गया। सुबह 5 बजे से कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मुख्य पुजारी ने शिवलिंग के गेट बंद कर दिए हैं। ग्रामीण और पुजारियों की मौजूदगी में मद्दमेश्वर के धाम के कपाट अब बंद हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं, लेकिन उससे पहले 21 नवंबर को ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान मद्दमेश्वर विराजमान किए जाएंगे। धार्मिक अनुशासन और सुरक्षा के साथ शीतकालीन बंद के लिए समापन हो चुका है और चारधाम यात्रा कहीं ना कहीं, या फिर यूं कहिए देवभूमि के जितने भी बड़े स्थल और भगवान मद्दमेश्वर का स्थल, उनमें से महत्वपूर्ण और अब कपाट बंद हो गए हैं शिवलिंग के। ग्रामीण और पुजारियों की मौजूदगी में सुबह 5 बजे से प्रक्रिया चल रही थी, देखिए आप जाके समाप्त हुई है। करीबन 12 बजे का समय हो चुका है और 21 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजमान होंगे भगवान मद्दमेश्वर। ये भी देखना होगा कि क्या कुछ तैयारियां की जाती है, क्योंकि जब शीतकालीन सत्र के लिए जब होंगे गद्दी पर विराजमान, तो भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। भक्तों का क्या कुछ कहना रहता है, भक्त कितने उत्साहित होते हैं। अब शीतकालीन के लिए ओमकारेश्वर में विराजमान रहेंगे भगवान मद्दमेश्वर। तो वहीं आपको बताया कि 2027 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच विधायक विनोद चमोली ने दावा किया है कि मौजूदा परिस्थितियां बीजेपी के पक्ष में है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्ष की शुरुआती प्रतिक्रियाएं भी इस बात का संकेत है कि जनता का भरोसा बीजेपी पर टिका हुआ है और पार्टी का विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। ठीक हो गया तो उन्होंने स्वयं में कह दिया हमारा विजय रथ चलेगा। अब वो बाद में क्या कर पाएंगे, ये तो मान गए ना कि विजय रथ चलने वाला है बीजेपी का। अब वो बाद में उसको रोक पाते हैं या पलट पाते हैं, या बाद का सब्जेक्ट हो गया, लेकिन पहले उन्होंने स्वीकार दिया कि 27 का विजय रथ बीजेपी का चलने वाला है। मैं समझ अच्छे संकेत है। तो वहीं उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मजबे से स्कॉच और बियर बनाने वाले बयान ने राजनीतिक बहरा छोड़ दी है, जिस पर बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मंत्री गौरव पांडे ने कहा कि हरीश रावत मिलेट्स को बढ़ावा देने के बजाय शराब से जोड़ रहे हैं। उन्होंने पुराने स्टिंग ऑपरेशन का भी जिक्र किया और कहा कि उनका ये बयान जनता को ठीक नहीं लगा है। राष्ट्रीय फलक पर ले जाकर उसकी एक अलग से पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब हरीश रावत जो है, जो मिलेट्स है, उसको शराब के साथ उठना पड़ा। कैसे देखते हैं? मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बयान की घोर निंदा करता हूं। जहां एक और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मिलेट के उत्पादन को बढ़ाकर और वो विश्व में अपनी जगह बनाए उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं हरीश रावत जी दोबारा वही करना चाह रहे हैं जो उन्होंने अपने रहते अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में किया था। एक विशेष प्रकार की दारू जिसको डेनिस हम सब जानते हैं, और सबको पता है कि हरीश रावत जी क्या काम कर रहे थे। वो एक स्टिंग ऑपरेशन भी आया था उनका, जिसमें वो टॉपअप की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है हरीश रावत जी अभी इतने सीनियर नेता होने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान ऐसा देते हैं ताकि वो चर्चा में रहें और प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करते रहे, प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करते रहे। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे इस वक्त की उत्तराखंड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट, उत्तराखंड में जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो चुका है। ये बड़ी खबर देहरादून से। रजिस्ट्री शुल्क 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। 10 साल बाद
पहली बार बढ़ोतरी हुई है शुल्क से रजिस्ट्री कार्यालयों को आधुनिक बनाया जाएगा। सरकार का बड़ा बयान। वित्त सचिव ने नई शुल्क व्यवस्था के लिए आधार और इतना ही नहीं एक सूची जारी कर दी है। 10 साल बाद पहली बार बढ़ोतरी शुल्क से रजिस्ट्री कार्यालयों को आधुनिक बनाया जाएगा, ये कहना है सरकार की ओर से। वित्त सचिव ने नई शुल्क व्यवस्था के लिए आदेश जारी कर दिया है। पूरे राज्य में नई शुल्क प्रणाली लागू हो गई है, यानी कि अब उत्तराखंड में घर खरीदना, फ्लैट खरीदना महंगा हो गया है क्योंकि रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा दिया गया है। और वित्त सचिव ने नई शुल्क व्यवस्था के आदेश भी जारी कर दिए हैं। पूरे राज्य में नई शुल्क प्रणाली लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं। जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो गया है। अब रजिस्ट्री शुल्क को बढ़ाकर 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। देखिए, 10 साल बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई है। नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। शुल्क से रजिस्ट्री कार्यालयों को आधुनिक बनाया जाएगा। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से 10 साल बाद एक बड़ा कदम, बड़ी बढ़ोतरी की गई है और रजिस्ट्री शुल्क रेट को जब बढ़ा दिया गया है तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं, जो लोग घर खरीदने वाले हैं, जमीन खरीदने वाले हैं, उनके लिए मुसीबत। जी तीशा, बिल्कुल उत्तराखंड में जमीन और फ्लैट खरीदना अब जो है वो महंगा हो गया है। और शासन ने रजिस्ट्री शुल्क जो पहले 25,000 था उसे बढ़ाकर 50,000 किया गया है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी की गई है। 25 से 50,000 जो है वो कर दिया गया है। और सोमवार से ये नई व्यवस्था प्रदेश में लागू हो गई है। करीब 10 साल बाद जो है पहली बार शुल्क में बढ़ोतरी वो की जा रही है। और इसमें सरकार का कहना है भी कि राशि का जो उपयोग है वो रजिस्ट्री कार्यालयों को आधुनिक बनाने में किया जाएगा। जो रजिस्ट्री का जो शुल्क आएगा, जो उसमें बढ़ोतरी की गई है, उससे जो शुल्क आएगा उससे रजिस्ट्री कार्यालयों को जो है वो आधुनिक बनाया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से उन्हें लैस किया जाएगा। और इसके साथ ही जो है नई व्यवस्थाएं जो है वो भी इससे बनेगी। और ये शुल्क जो है वो लागू हो चुका है। अब आगे इसमें पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है, पब्लिक इसे किस तरीके से देखती है, क्योंकि ये जो है सीधे 25,000 से जो है 50,000 की बढ़ोतरी इसमें की गई है। तो 25,000 वो बढ़ोतरी करके 50,000 अब रकम कर दी गई है। तो ऐसे में पब्लिक पर इसका कितना असर पड़ेगा और पब्लिक का क्या रिएक्शन इसके बाद आता है, वह तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे देहरादून से, जहां पर पूरे राज्य में नई शुल्क प्रणाली लागू कर दी गई है और रजिस्ट्री के रेट अब 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिए गए हैं। और सरकार का ये कहना है कि रजिस्ट्री शुल्क कार्यालय को आधुनिक बनाया जाएगा और इसके लिए इसको रेट को बढ़ाया गया है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती प्रक्रिया जारी है। लगातार 587 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती अभी तक हो चुकी है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने ये जारी की है सूचना। आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 तय की गई है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर अंतिम तिथि 17 होगी। राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती की प्रक्रिया लगातार जारी है। नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती की अगर बात करें तो 587 हो चुकी है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने सूचना जारी करते हुए ये लिस्ट जारी की है। तो वहीं हरिद्वार के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने कार्यालय परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के सख्त निरीक्षण अभियान का संचालन किया। इस दौरान संदिग्ध लोगों को चेतावनी भी दी गई और नियम तोड़ने वाली गाड़ी को सील भी किया गया। साथ ही संदिग्ध सामान जब्त किया गया। वहीं इसी को लेकर संबंधित अधिकारी ने कहा कि ये नियमित चेकिंग मोड का हिस्सा है और आगे भी सतर्कता इसी तरीके से जारी रहेगी। सर, एक बार निरीक्षण किया जाए। देखिए, ये मेरे द्वारा नियमित तौर पे कार्यालय परिसर के बाहर और अंदर निरीक्षण किया जाता है। तो उसी के तहत हमने आज ये निरीक्षण किया। कुछ ऐसी संदिग्ध कोई भी व्यक्ति जो पाए गए हैं उनको यहाँ से चेतावनी दी गई, उठाकर एक की गाड़ी भी बंद की गई है। और इस तरह के कुर्सी में चेयर अगर किसी संदिग्ध अवस्था में पाए गए उनको उठा के जब्त किया गया, तरीके से प्रयोग ना हो पाए। और ये जो निरीक्षण की कार्यवाही है पहले भी चलती आ रही है और इसी तरह से निरंतर एक नियमित तौर पे आगे भी चलती रहेगी।
तो वहीं हल्द्वानी के उजाला नगर में देर रात हुए बवाल के बाद अब हालात पूरी तरह सामान्य बताए जा रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बवाल में शामिल 6 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी पर सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते सभी थानों की पुलिस को रात में ही अलर्ट मोड पर रख दिया गया था और एसपी सिटी के अनुसार मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ अन्य साक्ष्यों की जांच में भी जुट गई है। कल जो उजाला नगर में जो घटना हुई है, कुछ आपत्तिजनक जो अवशेष मिले थे उसके कारण वो हुई थी और कुछ लोगों ने इसको बेवजह तूल देने की कोशिश करी। तो वर्तमान में अभी शांति है और करीब 6 लोग अभी हिरासत में हैं, जो कुछ तो थाने में हंगामा काट रहे थे, कुछ पहले हंगामा काट रहे थे, तो 6 लोग अभी हिरासत में हैं। देखिए, छुटपुट घटनाएं अभी चल रही है, दोनों मामलों में चल रही है, चाहे वो अवशेष के संबंध में हो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और चाहे तोड़फोड़ के मामले हो सब में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एहतियातन अभी डिप्लॉय की गई है क्या? देखिए, रात को भी हमारी फोर्स डिप्लॉयड थी मौके पे और हम लोगों ने भी रात में भी कई राउंड हमने मारे हैं, चाहे वो हमारा उजाला वाला क्षेत्र हो चाहे आपका बनबलपुरा वाला क्षेत्र हो, तो हर जगह राउंड मारे हैं और वर्तमान में भी हमारे पास एहतियात के तौर पे हमने फोर्स रखी हुई है, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर उनको डिप्लॉय करेंगे। कल देर शाम की घटना है जिसके संबंध में इसमें 2 अभियोग हमने पंजीकृत किए हैं। एक अभियोग जो है गौवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और एक बीएनएस और बलवे इत्यादि की धाराओं में है। दोनों ही अभियोगों में विवेचना जो है वो की जा रही है और इसमें सीसीटीवी फुटेज और सर्वेलेंस और बाकी जो गवाह जो चश्मदीद है उनके बयानों के आधार पर इसमें हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे भी फैक्ट आते हैं सामने उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी शहर में हालात किस तरह के हैं और क्या फोर्स लगी हुई है? हालात फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और फोर्स हमारी लगी हुई है और हम लोग लगातार सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। तो वहीं उत्तरकाशी की अस्सी गंगा घाटी में इन दिनों भालुओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं खतरे को देखते हुए वन विभाग ने अपनी गश्त तेज कर दी है, साथ ही रेंजर और वन कर्मियों की टीम इलाके में लगातार निगरानी कर ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। आजकल भालू का बहुत आतंक बढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले लगभग एक महिला को घायल किया और उसके बाद हम वन विभाग से मिले, जिसमें वन विभाग के द्वारा अभी तक कोई कठिन कार्रवाई नहीं की गई। वन विभाग का कहना है कि 2 से 4 लोग इनके पास हैं और कह रहे हैं कि ये लोग 10 वहाँ पे गांव में लोग आएंगे और पटाखे करके ये भालुओं को भगाएंगे, जिसका कोई ये तोड़ नहीं है। क्योंकि अगर भालू के लिए आप पटाखे बजाएंगे तो उनको आदत सी पड़ेगी। मुझे वन विभाग से कहना है कि या तो आप इनको जाला लगा के इनको पकड़ा जाए, जिसमें और इससे गांव में बहुत डरावा माहौल बना हुआ है और जिसमें अभी ग्राम बंकोली में 15 से 20 भेड़ बकरियों को मारा है भालू ने और उसके बाद धंधाकला में 1 गाय को। तो वन विभाग को कहना चाहता हूँ कि कोई बड़ी अनहोनी ना हो, इससे पहले आप कोई एक रास्ता निकालें जिससे गांव के लोग भी इस डर से बचें। धन्यवाद। तो वहीं देहरादून में पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव के बेटे पर पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे से मारपीट और पिस्तौल दिखाकर धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। साथ ही साथ मौजूद गनर द्वार तिरंगे पर लात मारने की बात भी सामने आई है। राजपुर पुलिस ने दिव्य प्रताप और गनर राजेश सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बोलेरो वाहन सीज कर दिया है। वहीं गनर को निलंबित कर पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। ये दो दिन पहले राजपुर रोड पर मसूरी डाइवर्जन से ऊपर ओल्ड मसूरी रोड पर एक ही मारपीट का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। तो उस पर जो है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें विधि सम्मत रूप से अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी तफ्तीश वगैरह की जा रही है। उसमें जो वादी हैं और जो पीड़ित हैं उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। मौके वारदात पर जो भी हमें मौखिक साक्ष्य मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिलेगा उसके आधार पर जो उसको एकत्रित कर उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, इसमें कुछ ये पता लगा है कि किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? जैसे अभी तक प्रथम दृष्टि से जो प्रतीत हो रहा है, जैसा कि जो पीड़ितों से बात हुई है उसमें बेसिकली विवाद था ओवरटेकिंग को लेके, कि 2 गाड़ियां जैसे चल रही थी तो पीछे वाली गाड़ी ने जैसे ओवरटेक करने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन वहाँ जगह जैसे कम थी, रोड पे स्पेस भी कम था तो साइड नहीं मिल पाई होगी। इसी कारण जो है एक दूसरे में विवाद हुआ।
तो वहीं हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले दिव्य और भव्य कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मेला अधिकारी सोनिका ने प्रेस वार्ता की है और कहा है कि निर्माण कार्यों को तय समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। वहीं मेले में स्वच्छता, पार्किंग और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर विशेष योजना बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्य और भव्य कुंभ आयोजन के लिए आमजन का सहयोग भी बेहद जरूरी है। जैसे अभी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कुछ लोग आ गए हैं, जैसे PIU आ गई है, उसमें हमारे सारे एक्शन AE सब आ गए हैं और अधिकारी अभी आने वाले हैं। वो मोर और लेस अगले महीने तक सारे आ जाएंगे। हम लोग जो हमारा एस्टिमेशन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 21। तो अभी एज सच तो हमारे पास अभी जो बजट आया है काफी लिमिटेड बजट है, लेकिन हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिए हैं, जैसे मैंने बताया कि मेजरली परमानेंट काम के हमने 250 से 300 करोड़ के काम शासन को प्रेषित कर दिए। वहीं देहरादून के राजपुर रोड पर मारपीट और धमकी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पीड़ित की शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी युवक और एक पुलिसकर्मी की पहचान की गई है। बता दें कि आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं हथियार दिखाने की पुष्टि पर आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है और लाइसेंस निस्तीकरण की रिपोर्ट भी भेजी गई है। साथ ही बोलेरो वाहन सीज कर आरोपी पक्ष के 3 दिन में बयान देने का नोटिस भी जारी किया गया है। आज 14 तारीख की रात्रि को थाना राजपुर पर शिकायत मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट है श्री यशोवर्धन जी और उनके साथ एक टैक्सी में जा रहे थे। उनके द्वारा शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाखन क्रॉस कर रहे थे तो वहां पर एक गाड़ी जो है एक SUV गाड़ी और एक से पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। चूंकि समस्त घटनाक्रम में उस समय जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा वो किसी को उसमें पहचानते नहीं थे, ना ही जो ड्राइवर था वो किसी को उसमें पहचानता था, बट उनके द्वारा जो FIR में जो गाड़ी का नंबर दिया गया, इसके आधार पर वहां की CCTV फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया। तो उसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था जो उस गाड़ी में सवार था। इस तत्काल बाद एक पुलिस टीम द्वारा मुकदमा लिखने के बाद अगले दिन जो इस गाड़ी जो बोलेरो जो चल रही थी, जो सायरन बाजार, जिसमें पुलिसकर्मी की बात आई थी कि उसमें सवार था, उस पुलिसकर्मी की पहचान करते हुए पता चला कि वो गनर उनके पिताजी को आवंटित था। इसके आधार पर जो एक रिपोर्ट SSP हरिद्वार को भेजी गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने उसको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता TV पे लगातार जारी है। नमस्कार।